गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बातों को आपको सोचना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें मिला करके ही ये पहला चैप्टर बना है। पहला चैप्टर में आप बोलिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें टॉपिक ढेर सारे मिलेंगे और वो भी छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे ढेर सारे। हमारे पहले चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रखा गया है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपका चैप्टर का नाम देता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या उसी सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है जिसका नाम है मोल। तो इस चैप्टर को कुछ लोग मोल भी कहते हैं। तो ये टॉपिक है मोल, तो वहाँ से हम चैप्टर का नाम लिखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। कुछ लोग इसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसका एक और नया नाम देते हैं। नया नाम उसके अंदर के टॉपिक के अनुसार होता है। उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, मूल चैप्टर मतलब ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी किताब में ही देखिएगा कि पहले ही चैप्टर के लास्ट में टॉपिक है एक जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। तो इसलिए इंस्टीट्यूट के पैकेज अगर आप सॉल्व करेंगे तो उस समय पे आप देखेंगे इस चैप्टर का नाम अक्सर दिया जाता है क्या चीज़, तो स्टोइकियोमेट्री 1, स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट, इसी चैप्टर का नाम होता है स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोले, या इसी को मूल कॉन्सेप्ट कहते हैं, या इसी को स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट कहते हैं। अब देखिए, हम इस चैप्टर में मेनली मोल के बारे में पढ़ना होता है। मोल क्या होता है। लेकिन इन मोल को बातों को पढ़ाने से पहले मैं पिछले लेक्चर का एक छोटा सा टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा देता हूँ, और फिर मैं मोल से अपनी बातों को स्टार्ट करूँगा। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था, पिछले चैप्टर में एक टॉपिक था, आपको याद होगा, टॉपिक का नाम था आइसोटॉप्स। याद है क्या? इसको बोले थे समस्थानिक आइसोटॉप्स। हमने इसको बताया था कि एक ही एलिमेंट के एटम, जब एक ही एलिमेंट बताया जा रहा है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एलिमेंट अगर है सेम तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। तो एक ही एलिमेंट के एटम जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम रहेंगे, लेकिन उसके मास नंबर अलग अलग रहेंगे। जैसे ही मैंने बोल दिया कि एक ही एलिमेंट के एटम, तो एलिमेंट अगर एक हो गया तो एटॉमिक नंबर सेम, आप बोलो या ना बोलो, उसका एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप कार्बन लेते हैं, तो आप कार्बन खोजने के लिए अगर दुनिया में जाएंगे तो कार्बन एक ही वैरायटी के नहीं मिलेंगे। कुछ कार्बन ऐसे मिलेंगे जिसके मास नंबर 12 होते हैं, कुछ कार्बन ऐसे मिलेंगे जिसके मास नंबर 13 होंगे, कुछ कार्बन ऐसे मिलते हैं जिसके मास नंबर 14 होते हैं। लेकिन सबके सब चूँकि कार्बन ही होते हैं, और सब में जब सबके सब कार्बन ही है, इसका मतलब सबका एलिमेंट तो एक ही हुआ, और सब जब एक ही एलिमेंट है तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन उसके मास बदल रहे हैं, और मास बदलने का भी मुख्य मुद्दा होता है कि उसके अंदर के न्यूट्रॉन बदल जाते हैं। तो अगर आप कार्बन को खोजने के लिए जाएंगे तो कहीं पे कार्बन 12 वाला मिलेगा, कहीं पे कार्बन 13 वाला मिलेगा, कहीं पे कार्बन 14 मिलेगा। तो हो क्या रहा है कि एक ही एलिमेंट के एटम अलग अलग फॉर्म में उपस्थित है। तो एक ही एलिमेंट के एटम अगर अलग अलग फॉर्म में उपस्थित होते हैं तो उन सभी एलिमेंट का जो आपस में संबंध होता है वो कहलाता है एक दूसरे का आइसोटोप, समस्थानिक। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, atoms of the same element having same atomic number, but different mass number are
नॉन एज आइसोटोप्स। वह जाना जाता है आइसोटोप्स के नाम से। अब देखिए, अगर एक ही एलिमेंट के एटम है तो उसके एटॉमिक नंबर तो हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो एक ही एलिमेंट के एटम है मतलब एक ही एलिमेंट इस दुनिया में अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। कुछ का वजन कम होता है तो कुछ का वजन ज़्यादा होता है। इस तरह से मैं बातें बोल रहा हूँ। तो देखिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उसके मास नंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं, नॉन एज आइसोटोप्स। वही आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए दिया जाए तो देखिए, यह है कार्बन, ये भी है कार्बन, ये भी है कार्बन। इस कार्बन अगर है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा 6 होता है, 6, लेकिन मास नंबर इसके बदल रहे हैं, कहीं 12 तो कहीं 13, कहीं 14। अब देखिए, ये जो कार्बन 12 है ये मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होते हैं कार्बन के, मतलब बहुतायत मात्रा में दुनिया में मोस्ट अबंडेंस इसी कार्बन का होता है। ये कार्बन लगभग 12 वाला जो कार्बन है ये समझिए कि 90 से 98% तक पाया जाता है। इसका मतलब ये 13 और 14 जो कार्बन है ये मात्र 2 से 10% पाया जाता होगा। तो इसका मतलब धरती में अगर आप कार्बन खोजेंगे तो कार्बन के आपके बहुत सारे फॉर्म मिलेंगे, 12 वाला कार्बन, 13 वाला कार्बन, 14 वाला कार्बन। और अगर एलिमेंट सेम है सबके सब, अगर कार्बन ही है तो इसका एटॉमिक नंबर तो बराबर रहेगा ही, लेकिन इसके मास नंबर बदल रहे हैं। और मास नंबर बदलने का सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि देखिए, इसमें प्रोटॉन 6, इसमें भी प्रोटॉन 6, इसमें भी प्रोटॉन 6। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना आपको हम सिखाए हैं। चार्ज सब पे 0 है, इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6। क्योंकि आपको पता होगा ना प्लस का झंझट ना माइनस का लफड़ा, इसका मतलब ही चार्ज 0 होता। और जब जब चार्ज 0 होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और याद होगा, प्रोटॉन की संख्या तो नीचे वाले के बराबर होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इसका प्रोटॉन भी 6, इसका भी प्रोटॉन 6, इसका भी प्रोटॉन 6। और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। लेकिन अगर न्यूट्रॉन आप निकालते हैं तो देखिए, 12 में से 6 गया तो 6 न्यूट्रॉन, 13 में से 6 गया तो 7 न्यूट्रॉन, और 14 में से 6 गया तो 8 न्यूट्रॉन। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आइसोटोप का जनरेशन क्यों होता है, तो आइसोटोप का जनरेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होता है। मतलब आइसोटोप्स में खासियत क्या है, तो प्रोटॉन यहाँ पे सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है, लेकिन उसके न्यूट्रॉन बदल जाने के कारण, न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाने के कारण उसके मास नंबर बदल जाते हैं। और यही जो आपस में संबंध बनता है कि एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो बराबर होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा, तो वही कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स। बात आती है कार्बन की, तो हर जगह पे हम रेफरेंस के लिए कार्बन का ही इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन में भी किस कार्बन का, तो देखिए, जिस कार्बन का परसेंटेज बहुतायत मात्रा में होता है, जिस कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी कार्बन को हम लोग हमेशा रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। ये आइसोटोप आप समझ गए होंगे, और आइसोटोप समझ गए हैं तो आ जाते हैं हम अपने चैप्टर, स्टार्ट होती है हमारे यहीं से मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में आपको यह सोचना है कि आखिर ये मोल होता क्या है, हम मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, मोल से हमें क्या फायदा होगा, मोल किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये हमें समझना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट। अभी लिखिएगा नहीं, मैं पहले समझाता हूं, बातों को समझिएगा। समझने के बाद शुरुआत में अभी आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, बहुत कम ही चीज़ लिखने के लिए बोला जाएगा, बहुत सारी बातें आपको समझाया जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट, और यहां पे लिख दिया जाता है डजन कॉन्सेप्ट। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट है और ये डजन कॉन्सेप्ट है। डजन यानी दर्जन का कॉन्सेप्ट है, और ये मोल का कॉन्सेप्ट है, दर्जन। तो दर्जन में तो आप जानते हैं ना कि अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि 1 डजन, 1 डजन यानी 1 दर्जन बराबर कितना होता है, तो 12 होता है। अच्छा बताइए, अगर बोल दिया जाए कि हमारे पास 1 दर्जन है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं,
कि हमारे पास 12 केला है क्या? ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 1 दर्जन है, इसका मतलब बस यही इंडिकेट होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ है उसकी संख्या 12 के बराबर है, मतलब उसकी संख्या 12 है। यानी 12 एक ही प्रकार के वस्तु के झुंड को हम लोग दर्जन कहते हैं। जैसे 12 केला आ जाए तो 1 दर्जन केला, 12 मैंगो आ जाए तो 1 दर्जन मैंगो, 12 कलम आ जाए तो 1 दर्जन कलम, 12 पेन आ जाए तो 1 दर्जन पेन, 12 बुक आ जाए तो 1 दर्जन बुक। मतलब कोई भी चीज़ जिसकी संख्या 12 हो जाए तो हम उसे 1 दर्जन के रूप में बोल सकते हैं। तो 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। मतलब देखिए यहाँ पे सोचिए ज़रा, अगर बोल दिया जाए 1 दर्जन केला तो हो जाएगा 12 केला। सोच सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। अगर बोल दिया जाए 1 दर्जन किताब तो 12 किताब हो जाएगा, 1 दर्जन कॉपी तो 12 कॉपी हो जाएगा। मतलब दर्जन के बाद आप जो चीज़ बोलेंगे यहाँ पे, वही चीज़ आपको यहाँ पे 12 के बाद बोलना पड़ेगा। अगर 1 दर्जन फैन तो 12 फैन हो जाएगा। इस तरह से 1 दर्जन बल्ब तो 12 बल्ब हो जाएगा। यानी दुनिया में किसी भी चीज़ की संख्या जिसकी संख्या 12 हो जाए तो उस 12 के झुंड को हम लोग इकट्ठा 1 दर्जन बोलते हैं। 1 दर्जन का मतलब ही होता है 12, यानी 12 एक ही प्रकार के वस्तु के झुंड को हम 1 दर्जन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कहते हैं कि ये मोल, तो जिस प्रकार से दर्जन क्या होता है, तो 12 वस्तु का झुंड, 12 पार्टिकल का झुंड, 12 एटम हो जाएगा तो 1 दर्जन एटम है, 12 मॉलिक्यूल हो जाएगा तो 1 दर्जन मॉलिक्यूल है, 12 आयन हो जाएगा तो 1 दर्जन आयन है, 12 फैन हो जाएगा तो 1 दर्जन फैन है, 12 बुक हो जाएगा तो 1 दर्जन बुक है। मतलब 12 कुछ भी हो जाएगा तो एक ही प्रकार के वस्तु जिसकी संख्या 12 हो तो उसके झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं। उसी प्रकार से मोल कॉन्सेप्ट में देखा जाएगा तो कोई वस्तु जिसकी संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतनी वस्तु का जो झुंड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं 1 मोल। मतलब अगर बोल दिया जाए कि हमारे पास 1 मोल बुक है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक है। अगर बोल दिया जाए 1 मोल फैन है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फैन है। मतलब जिस प्रकार से एक ही प्रकार के 12 वस्तु का झुंड कहलाता है 1 दर्जन, उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वस्तु का झुंड कहलाएगा 1 मोल। बात यह है कि दुनिया में ये मोल क्यों आया, तो मोल संख्या को काउंट करने के लिए आया। जिस प्रकार से देखिए दर्जन दुनिया में क्यों आया, तो 12 एक बड़ी संख्या लगता है जबकि एक छोटी संख्या लगता है। तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास 12 केले हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि केले की संख्या बहुत ज्यादा है। तो 12 केले हैं ऐसे बोलने के लिए मतलब ऐसा भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है लॉर्डली कि जैसे इसके पास केले की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन उसे बोल दिया जाएगा सिंपली कि मात्र 1 दर्जन ही तो केला है। इसका मतलब एक बड़े वस्तु को, एक बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने दर्जन का इस्तेमाल किया। कैसे नंबर को, तो 12 जैसे विशाल नंबर को, 12 जैसे बड़े नंबर को एक जैसे छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, उसी कॉन्सेप्ट का नाम रखा क्या चीज, डजन कंसेप्ट। उसी का नाम रखा दर्जन का कंसेप्ट। दुनिया में कोई वस्तु जिसकी संख्या 12 हो जाए तो 12 को हम 1 बना सकते हैं, बस उसके लिए आपको सिंबल लगाना पड़ेगा दर्जन। यानी 12 जैसे बड़े नंबर को एक जैसे छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने दर्जन का इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने बड़े नंबर को हमने 1 बना दिया, बस उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मोल। मोल क्या होता है, तो किसी भी सब्सटेंस को मापने का एक अपने आप में यूनिट होता है, काउंटिंग का अपने आप में एक यूनिट होता है। जैसे सिंपल से बोल जाए कि कोई भी चीज जिसकी संख्या 12 के बराबर है तो हम 1 दर्जन बोल सकते हैं। 12 विशाल लगता है जबकि 1 छोटा लगता है, यानी बड़े को छोटे में कन्वर्ट किया दर्जन लगा के, यानी 12 को 1 बनाया दर्जन लगा के। उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये इतने बड़े नंबर है और इसको मैंने 1 बना दिया, क्या लगा के, मोल लगा के। यानी इतनी वस्तु का झुंड कुछ भी होगा वो 1 मोल कहलाएगा। अगर इतना पेन हो जाए तो 1 मोल पेन माना जाएगा, इतना फैन हो जाए तो 1 मोल फैन माना जाएगा, इतना कुछ भी हो तो वह 1 मोल के बराबर माना जाएगा। सीधा सा मतलब है। अब देखिए जरा मैं इस नंबर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करता हूं।
ये मोल किसे कहते हैं, ये मोल आया कैसे, सारी बातों का जानकारी दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं पहले छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ। मोल क्या होता है, तो भाई मोल वही होता है, सबसे पहले पूछ दिया जाए दर्जन क्या होता है, तो दर्जन बेसिकली एक नंबर होता है, जो 12 वस्तु के झुंड को हम एक दर्जन बोलते हैं। उसी प्रकार से मोल क्या होता है, तो मोल भी तो एक नंबर होता है। किसका नंबर होता है भाई, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने बड़े संख्या का जो झुंड है, इसको अगर हम इकट्ठा ले रहे हैं तो वही हमारा एक मोल बन जा रहा है। अच्छा, आप एक बात समझ रहे होंगे, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, देखिएगा थोड़ा, 6.022 इंटू, अच्छा बताइए कहीं पे लिखा है 10⁻2 इंटू 10⁻3 बराबर क्या लिखते हैं 10⁵। ये तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड किया जाता है, जोड़ किया जाता है। मतलब गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो 5 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 गुना 10⁻3, ऐसा लिख दिया, 10⁻5 को लिख दिए। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा बात को, 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3 गुना 10⁻20। नहीं लिख सकते हैं क्या, देखिए ना, 6.022 गुना 10⁻23 है, तो इसको हम लिख दिए 10⁻3 गुना 10⁻20, ऐसे लिख देंगे तो चलेगा। अब देखिए इसको आगे, 6.022 इंटू 10⁻3, देखिए 10⁻1 मतलब 10, 10⁻2 मतलब 1 पे 2 जीरो, 10⁻3 इसका मतलब 1 पे 3 जीरो, और 10⁻4 का मतलब 1 पे 4 जीरो, ऐसे लिखते हैं। तो आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻3 है, इसका मतलब 1 पे 3 जीरो, और 10⁻20 है, इसका मतलब 1 पे 20 जीरो, ऐसा डालेंगे। अब देखिए समझते रहिएगा बातों को, 10⁻3 है तो इसको मैंने क्या किया, 1 पे 3 जीरो, गुना 10⁻20 तो 1 पे 20 जीरो डालेंगे। अभी 10⁻20 रहने दिए। अब इसको देखिए, बताइए इस डेसिमल को अगर हम उड़ाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको उड़ाएंगे तो बताइए, ये बट्टा में 1 डालेंगे और इस पे 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल देंगे, दशमलव हो गया। अब देखिए ये 3 जीरो से इस 3 जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बन गया, 6022, इस डेसिमल को तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब देखिए गुना है 10⁻20, तो गुना 10⁻20 का मतलब हो गया गुना 1 पे 20 जीरो डालेंगे। तो बताइए 1 पे 20 जीरो अगर डालेंगे तो 1 से अगर इसको गुना होगा तो यही रहेगा, इस पे कितना जीरो चढ़ जाएगा, 20 जीरो, यानी इसको हम बोल दिया जाए कि 20 जीरो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 पे 20 जीरो डालें। अब देखिए, अब ये किसको मैंने तोड़ के लाया है, तो भाई यही तो है हमारा एक मोल। अब आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि एक मोल की संख्या छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या है कि हद से ज़्यादा बड़ी संख्या है। आप देख सकते हैं ये इतने बड़े नंबर है। अगर आप संख्या को काउंटिंग करने के लिए आप यूनिट टेंस ये लगाते हैं, तो इसका मतलब अगर इसको इकाई दहाई में काउंट किया जाए तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संख, 10 संख, महासंख। देखते हैं महासंख आ गया। महासंख आने के बाद भी अभी नंबर बचा हुआ है। मतलब अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि संख्या को गिनने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम है, इकाई दहाई, किसी भी संख्या को बताने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम है, इकाई दहाई, उसमें क्या खासियत है, तो मोल में ये खासियत है कि हमारा नंबर सिस्टम जाते जाते रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी ये संख्या ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब अंदाज़ा लग गया होगा कि ये संख्या लिमिटेड है कि अपने आप में अनलिमिटेड को जा रहा है। मतलब अनलिमिटेड को जा रहा है क्योंकि इसको गिनना बड़ा ही मुश्किल है। तो इतना आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मोल क्या होता, तो मोल बेसिकली एक नंबर होता, छोटा नंबर नहीं, बड़ा नंबर नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब एक मोल में इतने आ जाएंगे। अगर बोल दिया जाए कि भाई आपके पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब इतना पेन है। अगर आपके पास 1 मोल चेयर है, इसका मतलब इतना चेयर है।
तो सीधा सा मतलब समझिए, जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता था, वैसे ही एक मोल का मतलब ये होता है। यानी इतने बड़े नंबर का जो झुंड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक मोल बोलेंगे। यानी इतना आपको अंदाजा लग गया होगा कि मोल अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल नंबर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम एक लाइन लिखेंगे, मोल इज बेसिकली ए नंबर। मोल साधारणतः एक संख्या होती है। मिटा दिया जाए। चलिए अब देखिए एक लाइन, हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस मशीन का काम होता है कि उसमें मास डालो और नंबर ऑफ एटम निकालो, एटम की संख्या निकालो। हमारा ये डिवाइस है, गौर से देखिएगा, समझिएगा थोड़ा पहले, तब मैं मोल का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया सारी बात बताऊंगा। ये हमारा एक डिवाइस है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखिए, इसका काम होता है कि इसमें मास डालो, और मास जैसे ही डालेंगे तो इस मशीन के अपने समझिए एक लाइक से एक स्क्रीन लगा हुआ है, और स्क्रीन पे दर्शाएगा क्या चीज़, तो नंबर ऑफ एटम। तो समझिए, ये हमारा कोई मशीन है। समझने के लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस मशीन का नाम हमने क्या रखा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इस मशीन का खासियत क्या होता है कि इसमें मास डालते हैं। मास मतलब वजन डालते हैं, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम डालते हैं, और उसमें उस वजन में आपको जो डालना है, x ग्राम, y ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो डालना है इसमें आप डाल सकते हैं। तो इस मशीन में आप कुछ मास डालिए, और मास डालने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाएगा नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या। तो इसमें आप कुछ मान लीजिए एल्युमिनियम का 5 ग्राम है, और उस 5 ग्राम एल्युमिनियम में कितना एटम है, तो क्या करेंगे, उस 5 ग्राम एल्युमिनियम लेकर के मशीन पे डाल दिए, और मशीन पे जैसे ही डाला तो 5 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का कितना एटम है, तो स्क्रीन पे नंबर ऑफ एटम वो तुरंत लिख देगा। तो कहा यह गया, आप तो जानते हैं कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 में कौन सा कार्बन का हम इस्तेमाल करेंगे, तो जिसका दुनिया में परसेंटेज ज़्यादा होता है, जो दुनिया में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी कार्बन 12 हमारा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हर जगह पे कार्बन 12 को इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम स्क्रीन पे दिखाएगा। तो हम लोग कौन सा कार्बन लेंगे, 12 लेंगे। कौन सा सैंपल कार्बन का, 12 सैंपल। अब देखिए, आप किसी दुकान वाले के पास गए हैं जो बहुत सारे केमिकल बेचते हैं लैब के दुकान में, तो वहाँ पे गए और आपने उसको बोला कि भाई मुझे कार्बन दीजिए। तो वो पूछेगा भाई कार्बन के तो कई सारे सैंपल हैं, एक डब्बा में कार्बन 12 रखा है, एक डब्बा में कार्बन 13 रखा है, एक डब्बा में कार्बन 14 रखा है। तो आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा सैंपल लोगे, तो आपने बोला कि मुझे कार्बन 12 वाला दीजिए। तो यहाँ पे कार्बन 12 का डब्बा है, यहाँ कार्बन 13 का है, यहाँ पे कार्बन 14 का है। तो उसने एक पॉलीथीन लिया, और पॉलीथीन लेकर के कार्बन 12 डब्बा का ढक्कन खोला और उसमें हाथ डाल दिया। अब बोला अबे कितना लेगा, तो उसको आपने बोला कि भाई मुझे कितना दो, तो मुझे 12 ग्राम दे दो, 12 ग्राम दे दो। यानी कौन सा सैंपल चाहिए, तो कार्बन 12 वाला चाहिए, और उसका कितना मात्रा चाहिए, तो 12 ग्राम चाहिए। और उस 12 ग्राम मात्रा को लेकर के आप इस मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन पे डाल दीजिए। जैसे ही 12 ग्राम कार्बन आएगा, कार्बन 12 वाला सैंपल का कितना ग्राम, 12 ग्राम इस पे डाला जाएगा, तो उस 12 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम है, एटम की संख्या कितना है, वो फटक से स्क्रीन पे दिखा देगा। वो स्क्रीन पे अपने आप दर्शा देगा। और वहीं से इस मोल को डिफाइन किया गया कि कार्बन 12 का जो सैंपल है, इस कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम में, थोड़ा बातों को गौर से समझिएगा, मैंने क्या बोला, ये कार्बन का एक सैंपल है, और इस कार्बन 12 के सैंपल के कितने ग्राम में, 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, जितना एटम की संख्या होगा, वही कहलाएगा 1 मोल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। मैंने क्या बोला, आप फिर से सुनिए, गौर से मेरी बातों को समझिएगा। हमारे पास एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिसका नाम मैंने रखा है मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इस डिवाइस का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि उसमें आप मास डालिए, मतलब वजन उसमें डालिए, और स्क्रीन पे आपको नंबर ऑफ एटम दर्शाएगा। मास डालो और नंबर ऑफ एटम निकालो, सीधा मतलब समझिए। मैं दुकान में गया,
और मैंने दुकानदार को बोला कि भाई मुझे कार्बन दो। दुकानदार ने पूछा कि भाई कौन सा कार्बन लेगा, तो मैंने बोला कि मुझे कार्बन 12 दीजिए। चूंकि कार्बन के बहुत सारे वैरायटी उसने रखे हैं, अलग अलग डब्बा में अलग अलग वैरायटी रखा है, कार्बन 12 का सैंपल भी है, कार्बन 13 का भी सैंपल है, कार्बन 14 का भी सैंपल है। तो मैंने बोला कि मुझे कार्बन 12 चाहिए। फिर से बोला कितना चाहिए, तो मैंने बोला 12 ग्राम दीजिए। तो कार्बन 12 वाला सैंपल के डब्बा में हाथ डाला और एक पॉलिथीन में मुझे 12 ग्राम कार्बन तौल करके दे दिया। मैं उस कार्बन को लेकर के, उस 12 ग्राम की मात्रा को लेकर के मास स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा डिवाइस है उस पर डाल दिया। और जैसे ही उस पर डाला तो स्क्रीन पे शो होने लगा नंबर ऑफ एटम। उसमें जो भी नंबर ऑफ एटम था वो दर्शाने लगा। और वहीं से एवोगाड्रो नाम के आदमी ने इसको डिफाइन इसी तरह से कर दिया कि कार्बन 12 का जो सैंपल है उसके 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम स्क्रीन पे दर्शाया जाएगा उसी को हम कहेंगे 1 मोल। उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। यानी ये काम जिसको मैं आज बता रहा हूं, ये काम सबसे पहले एवोगाड्रो नाम के आदमी ने बहुत बार दर्शाया था, बहुत बार इस प्रयोग को किया था। और उस समय जो स्क्रीन पे नंबर आया वो आपको यही मिला था 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोल का डेफिनेशन यहीं से दिया गया कि कार्बन 12 सैंपल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कार्बन के भी ढेर सारे वैरायटी है, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला। तो जो कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिस कार्बन की एबंडेंस सबसे ज्यादा है, जिस कार्बन की मात्रा इस पर्यावरण में, इस भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मिल रहा है, उस कार्बन की हम बातें करेंगे। तो ये कार्बन 12 जो होते हैं उसके 90 to 98% पाए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं। और ऐसे भी कार्बन 13, कार्बन 14 ये सब रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हमारे कार्बन 12 जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसलिए अक्सर हम कार्बन 12 को ही रेफरेंस लेकर के किसी भी चीज़ों की तुलना करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि एवोगाड्रो नाम के आदमी ने क्या किया कि दुकान गया, कार्बन 12 वाला सैंपल खरीद के लाया। कितना लाया, तो 12 ग्राम लाया। और उस 12 ग्राम लेकर के मास स्पेक्ट्रोमीटर जो हमारा डिवाइस है उस डिवाइस पे डाल दिया। और जैसे उस डिवाइस में डाला तो स्क्रीन पे अपने आप नंबर ऑफ एटम दिखाने लगा। और उसने डिफाइन ही इसी तरह से कर दिया कि कार्बन 12 के सैंपल के 12 ग्राम में, कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, जितना नंबर ऑफ एटम स्क्रीन पे दिखाएगा उसी को हम कहेंगे 1 मोल। यानी यही जो नंबर है इसी को बोल दिया गया 1 मोल। मतलब मोल क्या होता, तो बेसिकली एक नंबर होता। किसका नंबर होता, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम की संख्या होता वही संख्या हमारा 1 मोल के बराबर होता। मेरे कहने का मतलब बस यही है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, वो एवोगाड्रो ने इस काम को एक बार नहीं किया, बार बार किया। और बार बार करने के दौरान उसने एक घटना में यह देखा। क्या देखा, तो मैं आपको बताता हूं। यह लिखना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं। वो एवोगाड्रो ने इस घटना को बार बार दर्शाया। और जब बार बार दर्शाया तो उसने क्या देखा कि कभी यह वैल्यू 6.022527 इंटू 10⁻23 आता था। कभी यह वैल्यू वही कार्बन 12 को 12 ग्राम में फिर दूसरी बार जब डाला गया तो कुछ ही समय के बाद फिर से वो वैल्यू 6.022329 इंटू 10⁻23 आने लगा। फिर वही कार्बन 12 लिया, 12 ग्राम लिया और फिर से उसी मशीन पे डाला तो ये देखा गया कि वो नंबर फिर से 6.022 इंटू 325 इंटू 10⁻23 लिया गया। और फिर से जब वही 12 ग्राम कार्बन 12 का डाला गया उस मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन पे तो फिर से ये नंबर 6.022729 इंटू 10⁻23 आने लगा। अब वो एवोगाड्रो खुद ही कंफ्यूज कर गया कि भाई हर बार हम 12 ग्राम ही डालते हैं लेकिन स्क्रीन पे हमेशा एक ही प्रकार का नंबर नहीं आता है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि वाकई में ये नंबर बदलता क्यों है। तो उसने ये सोचा कि भाई हम नंबर ऑफ एटम की बातें कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ एटम मतलब एटम की संख्या और एटम के बारे में जहां तक देखा जाए तो भाई एटम को तो हम देख सकते नहीं हैं। तो हो सकता है कि जिस समय दुकानदार ने 12 ग्राम डाला तो 12 ग्राम डाला तो हो सकता है कि नंबर ऑफ एटम 5 का भी एटम ज्यादा चला जाता होगा। क्योंकि अगर एक पाउडर का टुकड़ा भी लिया जाए, कार्बन 12 का मान लीजिए पाउडर बनाया हुआ है और उसका एक महीन सा टुकड़ा जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं
वो टुकड़ा भी अगर तनी सा भी अगर उस पॉलीथिन में चला गया तो उसको ला करके तो हमने मशीन पे डाल दिया, तो एक टुकड़ा में तो पता नहीं हजारों करोड़ों एटम होंगे। तो इस वजह से ये फासला आ रहा है। हो सकता है जिस जगह पे हम तुलना कर रहे हैं, हो सकता है वायु के कुछ कण उसे हल्का सा झटका कर दिया होगा, तो 10-20 कण अगर उस पर बैठ गया होगा तो हो सकता है उस वजह से भी 10-20 वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है। तो चूंकि हम एटम को देख तो सकते नहीं है, एटम तो बिल्कुल महीन कण होता है, महीनों में महीन होता है, तो इतने छोटे कण को तो हम देख सकते नहीं है। और जिसको देख सकते नहीं है तो हो सकता है अगर आधा कण भी पाउडर का आ गया होगा हमारे पॉलीथिन में, जिसको देखना भी बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, वो कण अगर आ गया होगा और उसको अगर हम इस डिवाइस पे डाल देंगे तब तो नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी अलग अलग टाइप से शो करेगा। तो इस वजह से उसने देखा कि हर बार वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, तो वो भी दिमाग लगाया कि हमने तो डिफाइन कर दिया है कि कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसी को हम 1 मोल कहेंगे। ये तो उसने डिफाइन कर दिया है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कार्बन 12 के जो सैंपल है उसके 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम फिक्स नहीं है, परमाणु की संख्या फिक्स नहीं है। तो उसने ये दिमाग लगाया कि भाई फिक्स नहीं है ये मानता हूं, लेकिन इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाता हूं। उसने दिमाग ये लगाया कि भाई 10 टू द पावर 23 यहां भी है, 10 टू द पावर 23 यहां भी है, 10 टू द पावर 23 यहां भी है, 10 टू द पावर 23 यहां भी है। इसका मतलब ये वैल्यू अगर सब में है, इसका मतलब ये सच्चा वैल्यू होगा तभी तो सब में आया है। अगर सब में नहीं होता तो हमें कंफ्यूजन होता, लेकिन ये 10 का पावर 23 तो सब में आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू मोर और लेस ज्यादा हद तक सही है। इतना ही नहीं, और भी उसने देखा कि 6 ये 6 जो है ये सब में है, सब में है, इसका मतलब इसमें गड़बड़ी का चांस नहीं बनता है। फिर से पॉइंट 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 सब में है, फिर से 0 to 2 0 to 2 0 to 2 0 to 2 ये सब में है। ये वैल्यू बदलता कहां है तो दशमलव के 1 2 3 4 चौथे स्थान पे यहां 3 है, दशमलव के चौथे स्थान पे 3 है, दशमलव के चौथे स्थान पे 2 है, दशमलव के 5 है, और दशमलव के चौथे स्थान पे यहां 7 है। कहने का मतलब दशमलव के चौथे स्थान पे वैल्यू बदलता है। और आप भी जानते हैं मैथमेटिकली अगर कोई नंबर लिखा जाए, कोई डिजिट लिखा जाए, तो डेसिमल के तीसरे चौथे स्थान पे जाते जाते उस संख्या की औकात, उस संख्या की पावर बहुत नगण्य हो जाती है। हम उसे लें या उसे छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने ये देखा कि भाई डेसिमल के 3 डिजिट तक, डेसिमल के 3 डिजिट तक, दशमलव के 3 स्थान तक वैल्यू तो एग्जैक्टली सब में मैच कर रहा है। इसका साफ मतलब निकलता है कि यहां तक तो वैल्यू हम कंफर्म है कि नंबर ऑफ एटम यहां तक तो सही ही है। गड़बड़ी कहां हो रहा है तो इस दशमलव के चौथे स्थान पे गड़बड़ी हो रहा है। तो जो चीज सब में कॉमन है, एक बात तो श्योर है कि वो सही है, तभी तो सब में है। अगर गड़बड़ी होता तो सब में नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सर जितना चीज सब में कॉमन है उससे तो हम आश्वस्त हैं कि वो बिल्कुल ही सही है, और सही है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मजबूरी में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सब में कॉमन आ रहा था, सब में वैल्यू मैच कर रहा था, इसलिए इस नंबर को बाहर निकाल लिया गया और बाद बाकी नंबर छोड़ दिया गया। हालांकि मैं एग्जैक्टली आपको बोल दूं कि 1 मोल में, अब मुझे भी नहीं पता, ये बात तो किसी को नहीं पता है कि 1 मोल का एग्जैक्ट वैल्यू ये सही है, ये सही है, या ये सही है, या ये सही है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि हर बार एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके वैल्यू बदल रहे हैं। तो जब बदल रहे हैं तो आपको तो खुद ही नहीं पता है कि 1 मोल का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, फिर भी अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं कि जो चीज सब में कॉमन है वो चीज पक्के से सही है, तब तो सब में आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, चालाकी से 1 मोल में जो चीज सब में आ रहा था उसको मैंने बाहर कर दिया, और जहां पे कंफ्यूजन था उसे मैं छोड़ दिया। हो सकता है कि 1 मोल का यही वैल्यू एग्जैक्ट सही हो सकता है यही वैल्यू सही हो, लेकिन हमें कंफ्यूजन आ रहा है बार बार, इसलिए कंफ्यूजन को हटा दिया गया और हमने 1 मोल में कितना वैल्यू ले लिया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये जो भी मैं काम कर रहा हूं, इस काम को सबसे पहले एवोगाड्रो नाम के आदमी ने किया था, इसलिए इस नंबर का नाम रखा गया एवोगाड्रो नंबर। यानी एवोगाड्रो नंबर में वैल्यू कितना होता है तो 1 मोल में जो संख्या होता है वही संख्या एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अब देखिएगा, फिर से मैं इसको नोट करता हूं।
अगर लिखा जाए मोल के बारे में तो सबसे पहला लाइन तो मैं यही बोलूँगा, मोल इज बेसिकली ए नंबर। मोल बेसिकली एक नंबर होता है। फिर से 1 मोल किसके बराबर होता है? तो कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, जितने एटम की संख्या होगा, उसी को 1 मोल कहा जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं, 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कहा यह गया कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, कार्बन 12 का जो आइसोटोप का जो सैंपल है, उस कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितना एटम का संख्या होगा, जितना नंबर ऑफ एटम होगा, वही माना जाएगा किसके बराबर? 1 मोल के बराबर माना जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम था उसका वैल्यू आया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मैं अगला लाइन आपको ये दे रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मेरे कहने का मतलब यह है कि कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम की संख्या जो प्रेजेंट है उसका वैल्यू है कितना? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये वैल्यू है। इसलिए इसी नंबर को कहा गया 1 मोल, यानी 1 मोल का वैल्यू आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लाइन थोड़ा समझिएगा। मैंने लाइन लिखा है कि मोल इज बेसिकली ये नंबर, जैसे दर्जन एक नंबर होता है, 12 वस्तु के झुंड को हम दर्जन बोलते हैं, उसी प्रकार से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतनी संख्या के बराबर अगर कोई वस्तु है तो वो 1 मोल माना जाएगा। तो वो बोला गया है 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ एटम्स उस संख्या के बराबर होता है। किस संख्या के? तो जो उपस्थित होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम में। कार्बन 12 जो सैंपल है उसके 12 ग्राम में जितने एटम की संख्या उपस्थित होता है उसी को 1 मोल कहा जाता है। फिर से जब मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन पे एवोगाड्रो ने 12 ग्राम कार्बन का सैंपल लेकर के कार्बन 12 वाला फॉर्म का 12 ग्राम लेकर के जैसे ही डाला तो उसने ये देखा कि नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या प्रेजेंट जो कि उपस्थित होता है इन किसमें? तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में वो कितना संख्या था? तो 6.022 गुना 10 का पावर 23। और इसी को कहा गया था कि कार्बन 12 सैंपल के 12 ग्राम में जितना एटम उपस्थित होगा उसी को हम 1 मोल कहेंगे। यानी 1 मोल बराबर हमारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जो नंबर है, इस नंबर को निकालने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका एवोगाड्रो का है। इसलिए इस नंबर का नाम क्या रखा गया? एवोगाड्रोस नंबर। This number is also known as क्या चीज? एवोगाड्रोस नंबर, यानी इसका सिंबल दिया गया Na। देखिए N और A दोनों कैपिटल में है, लेकिन N का साइज थोड़ा बड़ा है और A का साइज थोड़ा छोटा है। ऐसे लिखते हैं Na। गौर से देखिएगा, N ऐसे लिखा और A ऐसे लिखा। देखिए N भी है कैपिटल, A भी है कैपिटल, लेकिन N का साइज क्या है? जूम किया हुआ है, बड़ा है, और A का साइज थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। तो यही दिस नंबर इज ऑल्सो नॉन एज एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोई पूछे 1 मोल में वैल्यू कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर बोल दिया जाए 1 मोल कुत्ता, तो समझिए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कुत्ता। अगर बोल दिया जाए 1 मोल गधा, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गधा। सिंपल सी लाइन। अगर माता लक्ष्मी आ जाए और बोले कि अगर तुम कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांगो, लेकिन जो भी मांगोगे मात्र एक ही मांगना, तो आप ही बताइए आप क्या मांगिएगा?
1 दर्जन रुपया या 1 मोल रुपया? सीधे समझिए, 1 दर्जन रुपया तो 12 रुपया मिल जाएगा, और 1 मोल रुपया तो 1 मोल रुपया में इतना रुपया मिल जाएगा जिसको गिनने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो आपका सिस्टम है वो सिस्टम ही फेल कर जाएगा। तो सीधा सा मतलब, मांगो तो एक ही मांगो, बट किसको मांगो? मोल को मांगो। दर्जन को मांग के क्या होगा? मोल को मांगो। तो सिंपल सी लाइन, 1 मोल ही आपके लिए काफी हो जाती है। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में 1 मोल हो भी नहीं पाएगा। तो सीधा सा मतलब है, ये नंबर जो है एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। अब सिंपल सी लाइन, एवोगाड्रो नंबर के बारे में अगर बोला जाए तो मैं अगर यहां पे लिख दूं एक लाइन कि एवोगाड्रो नंबर बराबर क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब देखिए, एवोगाड्रो नंबर लगता है एक नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एवोगाड्रो नंबर का भी अपना एक यूनिट होता है। गौर से समझिएगा, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जरूर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यह मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम पूरे वैल्यू को अगर लिखने की कोशिश करें तो इसका अपना एक पर्सनल यूनिट भी होता है। क्या होता है यूनिट? जरा गौर से देखिए। तो यूनिट ऐसे लगाया गया कि 1 मोल में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल का मतलब पर मोल में जो नंबर है, पर मोल यानी प्रति मोल में, तो पर मोल के नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसलिए एवोगाड्रो नंबर का यूनिट हम लोग लिखते हैं पर मोल, यानी मोल का पावर -1, यानी एवोगाड्रो नंबर बराबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, यानी मोल इनवर्स, मोल का पावर -1, ऐसे बोला गया। पर मोल में जो नंबर है, इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। लाइन आप समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोल का बेसिकली अपना एक फार्मूला होता है। जैसे देखिए, हमने यहां पे लिखा, देखिएगा थोड़ा समझते रहिएगा बातों को। 1 दर्जन बराबर लिखा 12, और 1 मोल बराबर लिखा 6.022 गुना 10⁻23। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, और केमिस्ट्री में खास करके पार्टिकल्स यानी कण कुछ भी ले सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल साइंस, 1 मोल एटम तो इतना एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतना मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन तो इतना आयन, 1 मोल कुत्ता तो इतना कुत्ता, 1 मोल गधा तो इतना गधा। सीधा मतलब समझिए, कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर आप किसी भी चीज़ों का दर्जन निकालना चाहेंगे तो जैसे देखिए, कहीं पे 12 कुत्ता है, 60 कुत्ता है, 96 कुत्ता है, 120 कुत्ता है। सीधे समझिए, कुत्ता है। जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल साइंस होता तो उसी प्रकार समझिए ये कुत्ता, ये गधा, ये पिल्ला, ये भैंस, इस टाइप की चीजें हैं। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि 60 कुत्ता है तो बताइए कितना दर्जन? आप बोल देंगे 5। 60 कुत्ता का मतलब कितना दर्जन? 5। आप 60 को 5 बना दिए। बोलेगा ये 96 कुत्ते हैं, कितना दर्जन? तो बोल देंगे डायरेक्ट 8। अगर बोल दिया जाए 120 कुत्ते हैं तो कितना दर्जन हो जाएगा? तो बोल देंगे 10। आप क्या कर रहे हैं? तो ये कुत्ते का नंबर हो या पिल्ले का नंबर हो या बिल्ले का नंबर हो, किसी भी नंबर को दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए किससे भागा दिए? तो 1 दर्जन में जो संख्या होता है उसी से भागा देते हैं। भाई फिर से सुनना, ये कुत्ते का नंबर हो या पिल्ले का नंबर हो या बिल्ले का नंबर हो, इसको अगर आप दर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी नंबर को दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 दर्जन में जितना होता है उससे भागा देते हैं, मतलब 12 से भागा देते हैं। इसका मतलब दर्जन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी नंबर दिया गया है उसमें आप 12 से भागा दे दीजिए, 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 तो ये 1 दर्जन निकल जाएगा। ये 12 कुत्ता 1 दर्जन बन गया, ये 60 कुत्ता 5 दर्जन बन गया, ये 96 कुत्ता 8 दर्जन बन गया, ये 120 कुत्ता 10 दर्जन बन गया।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे कुत्ते का नंबर हो या पिल्ले का नंबर हो या बिल्ले या गाय भैंस का नंबर हो, दुनिया के किसी भी नंबर को दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए एक दर्जन में जितना संख्या होता है उससे भागा देना पड़ता। बिल्कुल उसी प्रकार से दुनिया के किसी भी नंबर को, चाहे एटम का नंबर हो या मॉलिक्यूल का नंबर हो या आयन का नंबर हो या प्रोटॉन का नंबर हो, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो या न्यूट्रॉन का नंबर हो, किसी भी चीज का अगर नंबर हो तो दर्जन में बदलने के लिए 12 से भागा देना, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। उसी प्रकार से मोल में बदलने के लिए 6.022 गुना 10 का पावर 23 से भागा देना, क्योंकि मोल में, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। जिस प्रकार से दर्जन में बदलने के लिए किसी भी चीजों को, किसी भी नंबर को दर्जन में बदलने के लिए एक दर्जन में जितना संख्या होता है उससे भागा दे देते हैं। दर्जन में बदलने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें एक दर्जन के जो वैल्यू है उससे भागा देते हैं। उसी प्रकार से मोल में बदलने के लिए एक मोल में जितना संख्या होता है उसी से भागा देना पड़ेगा। यानी किसी भी चीज का अगर नंबर दे दिया जाए, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो, तो अगर नंबर आपको दे दिया गया तो उस नंबर में अगर आप 12 से भागा देंगे तो दर्जन निकल जाएगा। उसी प्रकार से उस नंबर में अगर इस 6.022 गुना 10 का पावर 23 से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। मतलब हमारा दो फार्मूला यहां से निकल रहा है। देखिए यहां से लिखा जाए, नंबर ऑफ डजन, दर्जन की संख्या अगर निकालना है तो गिवन नंबर, जो भी संख्या दिया गया गिवन नंबर और बट्टा में दर्जन में बदलने के लिए किससे भागा देंगे? 12 से। हो गया अपने आप में एक फार्मूला। दर्जन निकालने के लिए एक दर्जन में जितना होता है उससे भागा देते हैं। तो उसी प्रकार से नंबर ऑफ, यदि मोल निकालना हो तो मोल निकालने के लिए जो भी नंबर दिया जाएगा, कहने का मतलब गिवन नंबर में जो भी नंबर दिया जाएगा, मोल में बदलने के लिए जो भी नंबर दिया गया है उसमें 6.022 गुना 10 का पावर 23 से भागा दीजिए, तो यह आ जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23, इससे भागा देंगे। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो जो भी गिवन नंबर है, जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में इस नंबर से भागा देते। ये नंबर कहां से आया? तो एक मोल में जितना, दर्जन में बदलने के लिए एक दर्जन में जितना होता उससे भागा देते। दर्जन में बदलने के लिए एक दर्जन में जितना होता उससे भागा देते। तो मोल में बदलने के लिए एक मोल में जितना होता है उससे भागा देते हैं। और आपको पता है कि एक मोल में जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू का अपना एक अलग नाम है। नाम क्या था? तो एवोगाड्रो नंबर, याद होगा। ये आपका दो फार्मूला निकल गया। अब इस दोनों फार्मूला का न्यूमेरिकल हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ से 11वीं का पहला चैप्टर का पहला क्लास स्टार्ट होता है। अब लगातार आपको वीडियो दिया जाएगा और आप इसके ज़रिए बेहतर ढंग से, उम्मीद है आप पढ़ाई करेंगे। इस फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें और लगातार हमारी सुविधा लेने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से इस फार्मूला के न्यूमेरिकल के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।